ऑडियो लेक्चर ऑफ भाग 2 भारत में लोक नीति चैप्टर 1 शासन, सुशासन, लोकतंत्रीय शासन व ई शासन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शासन को यानी गवर्नेंस को। शासन शब्द यूनानी भाषा के कुबेरनाओ से लिया गया है जिसका अर्थ है परिचालन। इसे पहली बार प्लेटो ने सांकेतिक रूप से इस्तेमाल किया था। शाब्दिक अर्थ संचालन अथवा नीति निर्णय। इसमें उस तरीके या कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा किसी संगठन या देश का सर्वोच्च स्तर पर इस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है कि आम जनता को अधिकाधिक लाभ मिल सके। शासन निर्णय करने की प्रक्रिया, उन निर्णयों के क्रियान्वयन में समाविष्ट औपचारिक एवं अनौपचारिक कर्ताओं एवं संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव ने अपने भाषण में कहा था कि शासन केवल वही नहीं है जो वह केवल राज्य के करता है, अपितु यह व्यक्ति, समाज व समाज के सभी पहलुओं को शामिल करता है। वर्ष 1993 में विश्व बैंक ने शासन को ऐसी विधि के रूप में परिभाषित किया जिसके माध्यम से किसी देश के प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक संसाधनों का विकास हेतु उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1997 ने शासन को सभी स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्राधिकार के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया है। इसमें ऐसे तंत्र, प्रक्रियाएं एवं संस्थान सम्मिलित होते हैं जिनके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को सहसंबंधित करते हैं, अपने विधिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, अपने दायित्वों का पूर्ण करते हैं और अपने मतभेदों का निराकरण करते हैं। अब हम देखते हैं सरकार और शासन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। सरकार क्या है? सरकार राज्य की संस्थाओं, कानून व प्रशासन का एक सम्मिलित औपचारिक ढांचा है। शासन क्या है? शासन सरकार की गत्यात्मक प्रक्रिया व उसका परिणाम है। सरकार साधन है और शासन साध्य है। सरकार नीति निर्माण का कार्य करती है जो शासन के अंतर्गत आता है। शासन सामूहिक निर्णय निर्माण व नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार की नीतियों को लागू किया जाता है। सरकार मुख्यतः राज्य सत्ता से संबंधित है। शासन में प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। शासन और प्रशासन में क्या अंतर है? गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किसी सरकार के संगठन को उस देश का शासन कहा जाता है। सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करना ही प्रशासन का कार्य है। जो सरकार करती है वही शासन कहलाता है। परंपरागत रूप से सरकार का कार्य नीति निर्माण रहा है। यह कार्य मुख्यतः अस्थायी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। प्रशासन में वे सभी एजेंसियां शामिल हैं जो यह सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं कि शासन द्वारा बनाई गई नीतियों का समुचित रूप से पालन हो रहा है या नहीं। शासन किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। प्रशासन में कई संस्थाओं का योगदान होता है। लोकतंत्र में शासन के व्यक्ति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। शासन के लिए चुने गए व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। शासन में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, विधायक, सांसद आते हैं। प्रशासन में IAS, IPS, अधीनस्थ कर्मचारी व अधिकारीगण आते हैं। शासन नीति का निर्धारण करता है। प्रशासन शासन द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का अनुकरण करता है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रशासन शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के द्वारा सत्ता या राज्य के संचालन की गतिविधियां शासन है। सुशासन राज्य की सामाजिक राजनीतिक इकाई को इस प्रकार चलाना है जिसके द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नेंस। शासन के हितधारक। शासन में सरकार प्रमुख हितधारक होती है। अन्य हितधारकों में राजनीतिक कार्यकर्ता और संस्थाएं, हित समूह, नागरिक समाज, मीडिया, गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियां आदि हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शासन के हितधारकों को 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है सिविल सोसाइटी, स्टेट और मार्केट। सिविल सोसाइटी जो है वो मोबिलाइजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन है। स्टेट यानी क्रिएटिंग ऑफ फेवरेबल पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड मार्केट यानी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। राज्य यानी स्टेट
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का संगठन, उनके उत्तरदायित्व, निर्वाचित प्रतिनिधि, राजनीतिक, कार्यकारी, नौकरशाही आदि आते हैं। बाजार यानी मार्केट, नीति क्षेत्रक, संगठित व असंगठित, बड़े कॉरपोरेट घराने, छोटे लघु स्तरीय उद्योग प्रतिष्ठान आदि आते हैं। सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज, सबसे अधिक विविधतापूर्ण सभी समूह को शामिल जो राज्य व बाजार में नहीं आते हों। उदाहरण गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज, स्वैच्छिक संगठन, मीडिया, व्यापार संघ, धार्मिक समूह, दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन आदि आते हैं। गुड गवर्नेंस क्या होता है? सुशासन की अवधारणा की प्रासंगिकता इसलिए है कि कुशासन, मिस गवर्नेंस के लक्षण सर्वत्र आसानी से परिलक्षित हो जाते हैं। आज सभी देशों में सत्ता के दुरुपयोग, घोटाले, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन हड़पने के लिए आए दिन उदाहरण मिलते जाते हैं। अतः सुशासन की अवधारणा ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने का एक आकर्षण निदान है। प्राचीन काल में सुशासन को आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट अथवा राम राज्य की अवधारणा के लिए परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया है। प्लेटो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण करता है जिसकी बागडोर दार्शनिक शासक के हाथ में है। वह अपने राज्य को कैलिपोलिस कहता है, जिसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी एवं स्वार्थहीन दार्शनिक शासकों के हाथों में हो। कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में राजा शासक के लिए उच्च मानदंडों का आधार प्रस्तुत किया, जिसकी अंतोगत्वा परिणति सुशासन में होती है। कौटिल्य के शब्दों में, यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी संपन्न होती है। राजा का जो शील हो वह शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी व उत्थानशील होता है तो प्रजा में भी वे गुण आ जाते हैं। यदि राजा प्रमादी हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में शासन के अस्तित्व का आधार सार्वजनिक हित यानी कॉमन गुड की अभिवृत्ति को माना जाता है। इसके लिए राज्य कुछ संस्थाओं का निर्माण करता है। इन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों का उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है। वे कर्तृत्व भावना से अभिप्रेरित होकर जनता की सेवा को अपना अभिष्ट बना लेते हैं। राजकीय सेवा में कार्यरत ऐसे ही लोक सेवकों से उदार लोकतांत्रिक शासन के मूल्य सुदृढ़ होते हैं। साधारण शब्दों में सुशासन मूल्यों, मानकों व नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा लोक नीति को उत्तरदायित्वपूर्ण, सुगमतापूर्वक, पारदर्शितापूर्ण एवं सहभागितापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाता है। शासन अपने आप में तटस्थ शब्द है, जबकि सुशासन में शासन की गुणवत्ता से संबंधित सकारात्मक विशेषताएं व मूल्य निहित होते हैं। सुशासन एक गतिशील अवधारणा है। गवर्नेंस शब्दबंध प्रशासन या सरकार का ही पर्याय नहीं है। इसमें व्यक्ति और संस्थाएं, सार्वजनिक नीतियां सभी संयुक्त रूप से अपने साझे मामलों का प्रबंधन करते हैं। प्लेटो के अनुसार सुशासन का अर्थ न्याय पर आधारित शासन है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि सुशासन की नींव धर्मनिष्ठ शासन है। अलेक्जेंडर पोप के अनुसार वह सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा हो। फ्रीमैन व्यक्तिवादी विचारक के अनुसार वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करे। हेनरी डेविड थोरो, वह सरकार सर्वोत्तम है जो बिल्कुल भी शासन नहीं करती। महात्मा गांधी ने राम राज्य कल्पना दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान 1997 से 2006 के अनुसार सुशासन एकमात्र प्रभावी तरीका है जिसके माध्यम से गरीबी हटाई जा सकती है और विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। सुशासन की अवधारणा को 1990 के दशक से अधिक महत्व प्राप्त हुआ। सुशासन के प्राथमिक प्रयास ब्रिटेन में शुरू हुए। F.A. हेक व मिल्टन फ्रीडमैन जैसे विचारकों ने जब रोलिंग बैक द स्टेट एंड डाउनसाइजिंग गवर्नमेंट की बात कही तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर 1919 से 1990 के नौकरशाही का आकार घटना व निजीकरण करना शुरू कर दिया। अमेरिका में रोनाल्ड रीगन ने भी ऐसा प्रयास शुरू किया। विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में 2 रिपोर्टों का प्रकाशन किया गया था। पहला, उप सहारा अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ, सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ 1989। इस रिपोर्ट में सुशासन की अवधारणा का उल्लेख ठोस विकास प्रबंध के संबंध में किया गया है। इस संबंध में 4 बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। सुशासन के ठोस 4 बिंदु हैं,
विकास प्रबंध के। पहला है विकास के लिए वैधानिक ढांचा, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का कुशल प्रबंध, तीसरा सूचना एवं पारदर्शिता और चौथा है जवाबदेही। दूसरा है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। 1992 नामक दूसरी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन के कई पहलुओं की पहचान की जो अपनी कृति में राजनीतिक, वैधानिक व प्रशासनिक थे। 1993 में अमेरिका यानी यूएसए में बनी अलगोर कमेटी ने गुड गवर्नेंस की जगह डेमोक्रेटिक गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD देशों से संबंधित रिपोर्ट में सुशासन से संबंधित बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, सरकार की वैधता, दूसरा सरकार के राजनीतिक व नौकरशाही तत्वों की जवाबदेहता, तीसरा नीति निर्माण व सेवा वितरण में सरकार की दक्षता और चौथा है मानव अधिकार व विधि के शासन का सम्मान। सतत विकास लक्ष्यों 2015 से 2030 को सीधे तौर पर सुशासन से जुड़ा हुआ माना जा सकता है क्योंकि यह शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारों एवं सुरक्षा में सुधार के लिए समर्पित है। ह्यूमन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया 1999 की रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में मानव विकास को गवर्नेंस के 3 आयामों के रूप में देखा, जैसे कि शासन के 3 आयाम हैं, पॉलिटिकल गवर्नेंस, सिविल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड स्पेशल कमीशंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यूनेस्कैप के अनुसार सुशासन की 8 मुख्य सिद्धांत विशेषताएं हैं। गुड गवर्नेंस सबसे पहले है अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, फिर है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट, अनुक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिव, समानता व समावेशिता, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यानी प्रभावी व दक्षता, द रूल ऑफ लॉ कानून का शासन, भागीदारी पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, सर्वसम्मति उन्मुख। नोट, अनेक स्रोत रणनीतिक दृष्टिकोण स्ट्रैटेजिक अप्रोच को नवी विशेषता के रूप में सम्मिलित करते हैं। आधुनिक युग में ऑसबॉर्न और गैबलर की ऐतिहासिक रचना री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर में गवर्नेंस अवधारणा की घोषणा की गई है। नोट, डेविड ऑसबॉर्न व टेड गैबलर के अनुसार उद्यमी सरकार का पर्यायवाची मानते हुए शासन की कल्पना की जिसमें 10 निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला है उत्प्रेरक सरकार, दूसरा समुदाय आधारित सरकार, तीसरा प्रतिस्पर्धी सरकार, चौथा सेवा प्रायोजित सरकार, पांचवा परिणाममुखी सरकार, छठा ग्रहणोन्मुखी सरकार, उद्यमी सरकार, आठवां पूर्वानुमान लगाने वाली सरकार, नौवां विकेंद्रित सरकार और 10वां बाजारोन्मुखी सरकार। सुशासन की अवधारणा टेप मैनेजमेंट से जुड़ी है। टेप मैनेजमेंट का फुल फॉर्म है ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, पेपरलेस एंड इलेक्ट्रॉनिक। गुड गवर्नेंस, सुशासन एक माध्यम पद्धति ई गवर्नमेंट भी है। गुड गवर्नेंस प्लस ई गवर्नेंस इक्वल टू स्मार्ट गवर्नमेंट, सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। व्हाट इज स्मार्ट एंड व्हाट इज स्मॉल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट। यानी स्मॉल मतलब नौकरशाही व लाल फीताशाही का अभाव हो, मॉरल यानी प्रशासन में नैतिकता हो, अकाउंटेबल यानी जवाबदेह, रिस्पॉन्सिव यानी जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत करना, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता। सुशासन के तत्व हैं एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत 200 से अधिक देशों को शासन के 6 प्रमुख संकेतकों के आधार पर श्रेणी क्रम प्रदान किया जाता है। ये 6 संकेतक हैं मताधिकार, स्वतंत्र आवाज और उत्तरदायित्व, वॉइस अकाउंटेबिलिटी। दूसरा है राजनीतिक स्थिरता और हिंसा की अनुपस्थिति, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लैक ऑफ वायलेंस। तीसरा है सरकार की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट। चौथा है विनियामक गुणवत्ता, रेगुलेटरी क्वालिटी। पांचवा कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। छठा है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन करप्शन। विश्व बैंक ने सुशासन के 3 विशिष्ट पहलुओं को रेखांकित किया। पहला है राजनीतिक सत्ता का प्रकार, लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक। दूसरा सत्ता के प्रयोग की प्रक्रिया, आर्थिक सामाजिक संसाधनों के विकास हेतु। तीसरा सरकार की क्षमता, नीति निर्माण व कार्यक्रमों के संचालन हेतु। शासन में मुद्दे, शासन में तत्व, प्रमुख संकेतक। शासन में मुद्दे ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकारें चुनी जाती हैं, सरकारों की जिम्मेदारी तय की जाती है, उनकी निगरानी की जाती है तथा सरकार को प्रतिस्थापित किया जाता है।
शासन के मुद्दे। सरकार की क्षमता। सरकार की क्षमता यानी संसाधनों का दक्षता पूर्वक प्रयोग करना, विनियम बनाने, नीतियां बनाने व उन्हें लागू करना। नागरिक व राज्य की ओर से सम्मान का भाव। आर्थिक सामाजिक अंतरक्रियाओं को प्रशासित करने वाली संस्थाओं के प्रति सम्मान। शासन में तत्व प्रमुख संकेतक हैं। राजनीतिक स्थायित्व होना चाहिए, राजनीतिक उत्तरदायित्व, शासन की प्रभावशीलता, विनियमन, गुणवत्ता, कानून का शासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। सुशासन हेतु रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज फॉर गुड गवर्नेंस। मानव आवश्यकताओं में उचित निवेश के माध्यम से राज्य की प्राथमिकताओं का पुनः उन्मुखीकरण करना। निर्धन व सीमांत व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान। राज्य संस्थाओं को सुदृढ़ करना। संसद में कामकाज एवं इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने में उपयुक्त सुधारों का समावेश करना। प्रदर्शन व उत्तरदायित्व में से मेल खाने वाले उपयुक्त सुधारों के माध्यम से लोक सेवाओं की क्षमता बढ़ाना। नागरिक समाज के साथ नए गठजोड़ निर्मित करना। सरकार व व्यवहारिक व्यवसाय सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करना। भारत में सुशासन। भारत में शासन के आयाम, डायमेंशंस ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, DARPG ने अपनी रिपोर्ट शासन की दशा मूल्यांकन की एक रूपरेखा में शासन को निम्नलिखित 5 आयामों में विभाजित किया है। पहला है राजनीतिक आयाम, पॉलिटिकल डायमेंशन। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है जो राजनीति प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता, व्यक्तियों व संस्थाओं के आचरण, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्राधिकार के उपयोग अथवा दुरुपयोग, शक्ति विकेंद्रीकरण, राज व्यवस्था में विश्वास आदि पर ध्यान देता है। इसके मुख्यतः 4 अवयव है। पहला मताधिकार का उपयोग व जन सहभागिता, दूसरा विधायिका की कार्यपद्धति, तीसरा राजनीतिक विकेंद्रीकरण, चौथा है राजनीतिक प्रतिनिधियों का, राजनीतिक दलों और राजनीतिक कार्यकारिणी का आचरण व उत्तरदायित्व। विधिक व न्यायिक आयाम, लीगल एंड जुडिशियल डायमेंशंस। यह आयाम केंद्र द्वारा शक्तियों के उपयोग की सीमाओं को मापने के साथ साथ कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने, मानवाधिकारों की सुरक्षा करने तथा न्याय तक पहुंचने और उसके वितरण को संभव करने की क्षमता का भी मापन है। इसके मुख्यतः 4 अवयव हैं। पहला कानून व्यवस्था व आंतरिक सुरक्षा, दूसरा मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा, तीसरा पुलिस प्रशासन एवं नागरिकों के प्रति मित्रवत व्यवहार, चौथा न्याय और न्यायिक उत्तरदायित्व। एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशंस, प्रशासनिक आयाम। यह आयाम मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की क्षमता का निर्धारण करता है। इसमें प्रशासन की अनुक्रियात्मकता व पारदर्शिता भी शामिल है। इसके मुख्यतः 4 अवयव हैं। पहला है नागरिक हस्तक्षेप और संलग्नता, दूसरा मानवीय, वित्तीय और अन्य संसाधनों का प्रबंधित करना, तीसरा आधारभूत सेवा वितरण, चौथा भ्रष्टाचार बोध, सतर्कता एवं परिवर्तन व लाल फीताशाही पर नियंत्रण, अन्य जवाबदेयता, सेवाओं का नीतिकरण व नवलोक प्रबंध। इकोनॉमिक डायमेंशन यानी आर्थिक आयाम। यह आयाम आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की क्षमता को परिलक्षित करता है। साथ ही प्राथमिक क्षेत्र को समर्थन देने की राज्य की क्षमता को भी देखता है। इसके मुख्य 4 अवयव हैं। पहला वित्तीय शासन, दूसरा कारोबारी माहौल, तीसरा प्राथमिक क्षेत्र को समर्थन, अन्य योग्यता पर बल, प्रतियोगिता पर बल और बाजारवाद। सामाजिक व पर्यावरणीय आयाम, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस। सामाजिक आयाम का संबंध समाज के सुभेद्य वर्गों का ध्यान रखने की राज्य की क्षमता से है। यह नागरिक समाज मीडिया की भूमिका, गुणवत्ता व परीक्षण करके शासन का आकलन करता है। शासन में बढ़ते पर्यावरणीय प्रबंध के कारण इसे भी पृथक अवयव के रूप में शामिल किया गया है। इसके मुख्यतः 3 अवयव हैं। निर्धन और पिछड़े वर्गों का कल्याण, नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका, पर्यावरणीय प्रबंधन अन्य हैं, सामाजिक समता, लैंगिक समता और सहिष्णुता। भारत में शासन संबंधी चुनौतियां, गवर्नेंस इश्यूज इन इंडिया। राजनीतिक मुद्दे, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग, विकेंद्रीकरण की बातें, कागजों तक सीमित क्रियान्वयन कम। प्रशासनिक मुद्दे हैं राजकीय मशीनरी व संवेदनशीलता, पारदर्शिता व जवाबदेयता का अभाव, नौकरशाही द्वारा कार्य में देरी, पारदर्शिता व जवाबदेयता में वृद्धि करने वाले परिवर्तनों का विरोध और भ्रष्टाचार। आर्थिक मुद्दे, अर्थव्यवस्था का
कुप्रबंधन, वित्तीय असंतुलन, क्षेत्रीय असमानताएं। कानूनी एवं न्यायिक मुद्दे हैं विलंबित न्याय, वाद विचारधीनता से जुड़े मुद्दे, न्यायपालिका में जवाबदेहिता का अभाव, जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए संकट। सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सामाजिक, धार्मिक, जाति और लैंगिक संबद्धता के कारण उनका बहिष्करण, निर्धन लोगों का प्रशासन में भागीदारी कम लेना और भौतिक पर्यावरण में विशेषकर शहरों में गिरावट। भारत में सुशासन की पहलकारी कदम, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया, विकेंद्रीकरण एवं जनभागीदारी। 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शासन प्रक्रिया में आम आदमी को अधिक से अधिक भागीदारी उपलब्ध कराई गई। अधिकार संबंधी वैधानिक निकायों का गठन किया गया, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। भारत सरकार ने 1996 में नागरिक अधिकार पत्र के निर्माण का कार्य आरंभ किया था। वर्ष 2001 में कंप्यूटरीकृत लोक शिकायत उपचार एवं निगरानी प्रणाली विकसित की गई। 89th संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग को 2 पृथक निकायों में विभाजित किया गया। वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया। वर्ष 2005 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की शुरुआत की गई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, अनुसूचित जाति एवं परंपरागत वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, सर्वोत्तम मॉडल का विकास, कार्य पद्धति एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण, वित्तीय प्रबंधन एवं बजट शुचिता, चुनाव सुधार, पारदर्शिता व निष्पक्षता को प्रोत्साहित करना, 31 प्रमुख क्षेत्रों के लिए ई प्रशासन और ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी को अंगीकृत करना। वर्ष 2002 में हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट निस्क की स्थापना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य उपायों के अधीन भागीदारी पूर्ण शासन के उद्देश्य की पहल की गई है। केंद्र सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को महत्व देना, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन करना, 2005 में लोक प्रशासन प्रणाली में पुनर्संरचना हेतु एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग अध्यक्ष वीरप्पा मोइली का गठन किया गया। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने शासन की एक संहिता के रूप में सुशासन हेतु एक ढांचा प्रस्तावित किया। इस संहिता के मुख्य अंग हैं: पहला, सेवा आपूर्ति में सुधार; दूसरा, कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रमों का विकास; तीसरा, तकनीकी एवं प्रणालीगत उन्नयन; चौथा, वित्तीय प्रबंधन एवं बजट शुचिता; पांचवा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता; छठा, लोक सेवा मनोदशा एवं भ्रष्टाचार रोधन; छठा है सुधार प्रोत्साहन। भारत सरकार द्वारा किए गए अन्य सुधार कार्यक्रम: ई गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, पुलिस सुधार, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विकेंद्रीकरण, सुशासन सूचकांक, लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज पर नियंत्रण, मंत्रियों व लोक सेवकों की संपत्ति की घोषणा, लोकपाल, लोकायुक्त, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए लोक सेवकों के लिए आचार संहिता, लोक सेवा गारंटी एक्ट। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, अर्थ है नागरिक अनुकूलन और उत्तरदायी प्रशासन। सरकार का अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप किया जाएगा। सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा, जिससे अदक्षताओं को कम करके उत्तरदायी प्रशासन का गठन किया जा सके। अप्रचलित पुरातन कानूनों को निरस्त करके प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, विभिन्न फॉर्म की पहचान कर उन्हें संक्षिप्त बनाकर पब्लिक इंटरफेरेंस में पारदर्शिता लाने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक सशक्त सार्वजनिक शिकायत निवारण व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। इसी का एक उदाहरण डिजिटल इंडिया है, जिसने पंचायती राज को 100% ई कार्यालय बना दिया है। डिजिटल कार्यक्रम से सार्वजनिक कार्यालयों के नागरिकों को और सरकारी कर्मचारियों दोनों को ही समय और प्रयासों में कमी आई है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन वर्ष 1969 से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग एक त्रैमासिक पत्रिका
सरकार में प्रबंधन प्रकाशित कर रहा है। वर्तमान में इस पत्रिका को न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का नाम दिया गया है। वर्ष 2015 में इसकी पहली ई बुक प्रकाशित की गई। वर्ष 2017 में इस त्रैमासिक पत्रिका को विभाग द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी का लाभ, डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन, सार्वजनिक शिकायत निवारण व्यवस्था, निजी प्रयासों को प्रोत्साहन, सरकारी हस्तक्षेप में कमी, जन भागीदारी, दक्षता में वृद्धि, डिजिटल माध्यम से सरकार से सीधे जुड़ना, समय की बचत, प्रक्रियाओं का सरलीकरण। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान में एक स्वायत्त संस्थान है। मुख्यालय नई दिल्ली, शाखा कार्यालय मसूरी। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च NIAR से संबंधित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लबासना द्वारा की गई। हालांकि राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन फरवरी 2014 में किया गया था। साथ ही इसी वर्ष इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कर दिया गया तथा इसके कार्यों का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार और सचिव के साथ एक प्रबंधन समिति, भारत सरकार और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक शासी निकाय द्वारा शासित होता है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के उद्देश्य और कार्य: अनुसंधान व क्षमता वर्धन हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से वार्ता करना, नवीन विचारों, सर्वोत्तम साझेदारी, प्रतिकृति को बढ़ावा देना, अनुसंधान व क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन देना, सरकारी मंत्रालयों विभागों का शासन विकास से जुड़ी समस्याओं पर सलाह देना, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय मामलों में नीतिगत सुधारों के लिए मंच प्रदान करना, सरकार के भीतर सुशासन, ई प्रशासन, नवाचार, परिवर्तन, प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली पहल अथवा कार्यप्रणाली के लिए राष्ट्रीय भंडारण का कार्य करना, परामर्श, कार्यशाला, संगोष्ठी, वार्ता आयोजन करना। सुशासन की बाधाएं, बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिक केंद्रित प्रशासन, सुशासन का हृदय 2009 सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस नामक शीर्षक वाली अपनी 12 रिपोर्ट में 5 बाधाओं की पहचान की। पहली, लोक सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं। दूसरा, उत्तरदायित्व का अभाव। तीसरा, लाल फीताशाही। चतुर्थ है नागरिकों में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का निम्न स्तर। पांचवा, कानूनों और नियमों का अप्रभावी क्रियान्वयन। अन्य बाधाएं हैं राजनीति का अपराधीकरण, लैंगिक असमानता, भ्रष्टाचार, बढ़ती हिंसा की घटनाएं, न्याय में देरी, प्रशासनिक प्रणाली का केंद्रीकरण, कमजोर शिकायत निवारण तंत्र, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का सीमांकन, आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी न होना। सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 2014 में सुशासन दिवस की शुरुआत की गई। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2019 को सुशासन सूचकांक GGI आरंभ किया। सुशासन सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से नागरिक केंद्रितता को ध्यान में रखते हुए शासन के विभिन्न मानदंडों को तैयार किया जाता है। यह सुशासन की दृष्टि को आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया एक प्रयास है, जिससे स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के कार्यों का आकलन किया जा सके। इसके अतिरिक्त सुशासन सूचकांक GGI का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्रगति की जानकारी भी प्रदान करता है। सुशासन सूचकांक में निम्नलिखित 10 क्षेत्रों में ध्यान रखा गया है, जैसे कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक असंरचना एवं उपयोगिताएं, आर्थिक शासन, समाज कल्याण और विकास, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रित शासन। इन 10 शासन क्षेत्रों का कुल 58 संकेतकों पर मापा जाता है। मूल्य की गणना के लिए एक शासन क्षेत्र के तहत अलग अलग भारिता दी जाती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 समूहों में बांटा गया है। अन्य राज्य समूह अदर स्टेट ग्रुप A, अन्य राज्य समूह B अदर स्टेट ग्रुप B, उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्य नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट,
केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज। सभी संकेतकों को राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों को अलग अलग दर्जा प्रदान किया जाता है। साथ ही इनकी समग्र रैंकिंग की भी गणना की जाती है। सुशासन सूचकांक 2021। सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2021 पर सरकार द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा तैयार किया गया। रैंकिंग का आधार है सुशासन सूचकांक 2021 के ढांचे में 58 संकेतक और 10 क्षेत्र शामिल किए गए। राज्यों की रैंकिंग सूचकांक समूह ए शीर्ष स्थान पर गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र व गोवा का स्थान है। समूह बी शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान व छत्तीसगढ़ है। राजस्थान ने न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन में अन्य राज्य समूह बी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उत्तर पूर्व व पहाड़ी राज्य शीर्ष स्थान हिमाचल प्रदेश, इसके बाद मिजोरम व उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश समग्र रैंकिंग में दिल्ली सबसे ऊपर है, इसके बाद पुडुचेरी व दमन व द्वीप है। नोट है, वर्ष 2021 में चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI में भारत 49वें स्थान पर रहा था। जिला सुशासन सूचकांक 2021। जिला सुशासन सूचकांक जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला जिला सूचकांक इंडेक्स है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू और कश्मीर में जारी किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों को कवर किया गया। समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला शीर्ष स्थान पर है, सेकंड डोडा जिला, तीसरा है सांबा जिला और 20वें स्थान पर है रोजारी जिला। सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज सेक्टर्स में प्रथम श्रीनगर, कृषि और संबंध क्षेत्र में प्रथम किश्तवाड़ जिला, सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रबंध रियासी जिला और समाज कल्याण और विकास में प्रथम है रामबन जिला। जिला सुशासन सूचकांक का महत्व। यह देश के प्रत्येक जिले में एक सुशासन प्रतियोगिता को बढ़ावा देगा। विशेष रूप से इससे राज्य के निवासियों को लाभ होगा। यह उनके सेवा वितरण तंत्र में सुधार करने की दिशा में काम करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नागरिक केंद्रित शासन की ओर बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम। प्रशासन गांवों की ओर अभियान, सुशासन प्रथाओं पर प्रदर्शनी का आयोजन, मिशन कर्मयोगी आगे की राह, सुशासन सप्ताह पोर्टल लॉन्च। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली पहल है। यह महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को उसकी विकास यात्रा में आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनके भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत 2.0 को सक्रिय करने के दृष्टिकोण को संभव बनाने की शक्ति और क्षमता भी है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान को प्रगति की ओर ले जाने वाली सभी चीज़ों को एक मूर्त रूप देती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई, जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह पहले शुरू की गई, जो 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। सुशासन पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें। सबसे पहले आती है कंटेस्टिंग गुड गवर्नेंस, ईवा पोलुहा और मोनो रोसेंडहल। द इंटेलिजेंस पर्सन गाइड टू गुड गवर्नेंस, सुरेश मुंशी। Rethinking System, Configurations of Politics and Policy in Contemporary Governance, Michael P. Grazier. Rethinking Good Governance, Holding to Account India's Public Institutions, Vinod Roy. The Quality of Government, Corruption, Social Trust and Inequality in International Perspective, B. Rothstein. ई शासन, नेतृत्व तथा नागरिक प्रशासन, VK त्रिपाठी। इंडिया Ably served a good governance story, प्रसन्न कुमार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग
सेकेंड ARC 2005 अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। आयोग ने 15 रिपोर्ट दी जो निम्न है। फर्स्ट रिपोर्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। सेकेंड रिपोर्ट, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, एंटाइटलमेंट्स ऑफ गवर्नेंस। थर्ड रिपोर्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट। फोर्थ, एथिक्स इन गवर्नेंस। फोर्थ, फिफ्थ, पब्लिक ऑर्डर। सिक्स्थ, लोकल गवर्नेंस। सेवेंथ, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर conflict resolutions. Eighth report, combating terrorism, protecting by righteousness. Ninth, social capital, a shared destiny. 10th, refurbishing of personal administrations, NADA's scaling new heights. 11th, promoting e-governance, the smart way forward. 12th, citizen-centric administration. 13th, organizational structure of Government of India. 14th, strengthening financial management systems. 15th, state and district administration. लोकतंत्रीय शासन के तत्व। लोकतंत्रीय शासन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सामूहिक, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सामूहिक जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुमत नियम, राजनीतिक समानता, अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान, जन भागीदारी, अधिकारों के लिए प्रावधान व आम जन में सजगता। लोकतांत्रिक शासन के उपकरण हैं इनिशिएटिव, आरंभक उपक्रम, लोक निर्णय, जनमत संग्रह, रेफरेंडम, प्रत्यावर्तन, रिकॉल। लोकतांत्रिक सुशासन में जनता की भूमिका, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। एक लोकतांत्रिक सरकार लोकप्रिय प्रभु सत्ता के सिद्धांत पर आधारित होती है, अतः इसमें नागरिकों के नियंत्रण की अथवा प्रशासन पर जनता के प्रभाव की उपेक्षा की जाती है। जनतंत्र में सबसे ऊपर जनता है अथवा जनतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, अतः प्रशासन को अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यह समाज में सजग प्रहरी, एस्पिरेट डी कॉर्प्स की भावना को बढ़ावा देती है। इसमें गवर्नेंस फ्रॉम बॉटम के तहत कार्यान्वयन होता है। यह प्रशासनिक दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। जन भागीदारी में सामान्य प्रशासन में भागीदारी और प्रशासनिक विकास में भागीदारी। सामान्य प्रशासन में भागीदारी की 5 पद्धतियां निर्वाचन में वापस बुलाना यानी रिकॉल, प्रभावी समूह, प्रेशर ग्रुप्स, सलाहकारी समितियां और जनमत। प्रशासनिक विकास में भागीदारी, उद्देश्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना। पद्धतियां हैं निर्णय निर्माण में भागीदारी, क्रियान्वयन में भागीदारी, अनुश्रवण व मूल्यांकन में भागीदारी, लाभ बंटवारे में भागीदारी। जनता की भागीदारी को सीमित करने तथा प्रभावशीलता को कम करने वाले कारक अथवा सीमाएं, अभिजात वर्गीय और यंत्रवत नौकरशाही, जातिवाद, संप्रदायवाद, निर्धनता, निरक्षरता जैसा प्रतिकूल वातावरण, नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप। प्रशासन में भ्रष्टाचार और निम्न स्तर, त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रणाली, भागीदारी संस्कृति की कमी। नागरिक समाज की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। परंपरागत रूप से 18वीं शताब्दी तक राज्य और नागरिक समाज दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता था तथा इनको समानार्थी माना जाता था। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी है नागरिक समाज की भूमिका। सर्वप्रथम राजनीतिक दार्शनिक GWF हेगेल ने नागरिक समाज को राज्य से अलग होकर भिन्न माना है। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंजल्स ने इसे आगे बढ़ाया। 20वीं सदी में इसका व्यापक विश्लेषण एंटोनियो ग्राम्सी द्वारा किया गया। जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार नागरिक समाज एक समावेशी छतरी जैसी अवधारणा है जो राज्य को बाहर बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले संस्थानों को से संबंधित है। लैरी डायमंड के अनुसार नागरिक समाज एक संगठित सामाजिक जीवन के दायरे का प्रतिनिधित्व करता है जो खुला, स्वैच्छिक, स्व उत्पादन, बड़े पैमाने पर स्वावलंबी और राज्य से स्वायत्त है, जो एक कानूनी आदेश या साझा नियमों से बंधा होता है। सुसैन हॉबर रुडोल्फ के अनुसार नागरिक समाज को विभिन्न सिद्धांतकारों द्वारा विभिन्न रूप से परिभाषित किया गया है, लेकिन एक न्यूनतम परिभाषा में इसमें एक गैर राज्य स्वायत्त क्षेत्र, नागरिकों का सशक्तिकरण, भरोसेमंद साहचर्य जीवन, राज्य के साथ अधीनता के बजाय बातचीत का विचार शामिल होना। नागरिक समाज के लक्षण, फीचर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, गैर राज्य संस्थाएं प्लस समाज का विशाल क्षेत्र प्लस संगठित समाज। राजनीतिक समाज, नागरिक समाज, परिवार, प्राकृतिक समाज। इस प्रकार नागरिक समाज राज्य व परिवार के बीच की इकाई है। यह स्वायत्त होते हुए भी राज्य की सत्ता के अधीन है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक भलाई है। यह निरंकुशतावाद व सत्तावाद का विरोधी है। यह उत्पीड़न नहीं बल्कि स्वैच्छिकवाद का महत्वपूर्ण प्रतीक है।
राज्य के अधिपत्य को कम करने के लिए बहुलवाद का समर्थक है। राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में जन भागीदारी का रास्ता खोलता है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। संगठन, गैर सरकारी संगठन, युवा दल, समुदाय आधारित संगठन, महिला संगठन, स्वदेशी लोगों के संगठन, जातीय संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन, धार्मिक संगठन। राजेश टंडन ने भारत में नागरिक समाज संगठन को 5 वर्गों में बांटा है। जाति, कुल, वंश, नृजाति पर आधारित परंपरागत संगठन। दूसरा, धार्मिक संगठन, रामकृष्ण मिशन, इस्लामिक संगठन संस्थान, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, पर्यावरण बचाओ आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आदि। सदस्यता संगठन, मजदूर संगठन, वकील संगठन, मोहल्ला समितियां आदि। मध्यवर्ती संगठन में विशेष उद्देश्य उदाहरण बाल मुक्ति और आप CRY राजीव गांधी फाउंडेशन वर्तमान में यह कार्य कर रहा है, जैसे अवार्ड, एसोसिएशंस ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। नागरिक समाज की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। नागरिक समाज संगठन स्वयंसेवी या गैर सरकारी संगठन कल्याण एवं विकास प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गरीबों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संगठित करते हैं। सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं की सूचना का लोगों की बेहतरी के लिए प्रसार करते हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का रास्ता खोलते हैं। साथ ही प्रशासनिक तंत्र की सामुदायिक प्रणाली पर जवाबदेही लागू करते हैं। प्रशासन तंत्र को लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाते हैं। लक्षित समूह की पहचान करने में प्रशासनिक तंत्र की सहायता करते हैं। स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग का रास्ता साफ करते हैं। समुदायों का आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। राजनीतिक चेतना का प्रसार करते हैं। सार्वजनिक हित के पहरेदार के रूप में कार्य करते हैं। स्वयं सेवा के सिद्धांत को मजबूत बनाते हैं। नोट: स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका सरकारी प्रयासों को बढ़ाने में निहित है, न कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में। विख्यात अर्थशास्त्री और पूर्वोत्तर योजना आयोग के पूर्व सदस्य राजकृष्ण के अनुसार सरकारी एजेंसियों की तुलना में स्वयंसेवी एजेंसियां 3 अर्थों में बेहतर है। पहला, गरीबों के दुख दर्द को कम करने में अधिक ईमानदार व समर्पित। दूसरा, गांव के गरीबों से बेहतर संपर्क। तीसरा, नौकरशाही से नहीं बंधे होने के कारण अधिक लचीलापन। नागरिक समाज की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ सिविल सोसाइटी। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव, प्रशिक्षित व पेशेवर कार्मिकों का अभाव, नौकरशाही का असहयोग और प्रतिरोध, अपर्याप्त सूचना आधार, सीमित हस्तक्षेप और प्रभाव, स्थानीय भूस्वामियों, साहूकारों इत्यादि का प्रतिरोध, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी आदि, सामाजिक आर्थिक पर्यावरण। वर्ष 1997 की विश्व विकास रिपोर्ट ने माना कि स्वैच्छिक क्षेत्र न केवल अपनी मजबूतियों को पटल पर लाता है बल्कि अपनी कमजोरियों को भी सामने रखता है। उनकी चिंताएं अक्सर कुछ धार्मिक या जातीय समूह के लिए होती है, न कि समाज के रूप में। उनकी जवाबदेही सीमित होती है और उनके संसाधन भी पर्याप्त नहीं होते हैं। कुछ प्रमुख नागरिक समाज सिविल सोसाइटी के उदाहरण। पहला है वैश्विक नागरिक समाज, ग्लोबल सिविल सोसाइटी। वैश्वीकरण विरोधी बहुराष्ट्रीय निगमों के MNCs विरोधी विश्व सामाजिक मंच, WSF, वर्ल्ड सोशल फॉर्म। सेकेंड है नव सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट। इनके द्वारा नागरिक समाज सिविल सोसाइटी को नवीन आयाम मिला। बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर। तीसरा है नारी अधिकार आंदोलन, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, अन्य गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्टा, गौरा देवी। पर्यावरणीय आंदोलन, जन लोकपाल आंदोलन, अन्ना हजारे उपभोक्ता आंदोलन, पिक्को आंदोलन कर्नाटक। मजदूर किसान संघर्ष समिति, अरुणा रॉय व निखिल रे RTI आंदोलन के प्रणेता। साइलेंट वैली आंदोलन मूवमेंट, अगाथा कुमारी केरल। सेकेंड है NGO, गैर सरकारी संगठन। पर्यावरण एवं पर्यावरण संगठन से जुड़े ग्रीन पीस, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, वन नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर फॉर नेचर। मानवाधिकार से जुड़े गैर सरकारी संगठन NGOs, एमनेस्टी इंटरनेशनल, PUCL, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, JP नारायण। अन्य हैं एशिया वॉच, ICAN, परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए। फिर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए। अन्य प्रमुख नव सामाजिक आंदोलन जैसे परमाणु निशस्त्रीकरण, LPG विरोधी आंदोलन, ब्लैक लाइव्स मैटर USA, एनिमल राइट मूवमेंट, एंटी वार मूवमेंट, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, मी टू, महिला देह शोषण के खिलाफ, शाहबाग आंदोलन बांग्लादेश, एंटी इविक्शन कैंपिंग, वेस्टर्न कैप मूवमेंट दक्षिण अफ्रीका, येलो वेस्ट मूवमेंट महंगाई के खिलाफ फ्रांस। ई शासन, ई गवर्नेंस, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन यानी गवर्नेंस, अर्थात सरकारी कार्य संचालन में सूचना
एवं संचार तकनीकी का उपयोग करना। विश्व बैंक के अनुसार ई प्रशासन सरकारी अभिकरणों द्वारा सूचना तकनीकों फॉर एग्जाम्पल वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग के प्रयोग का सूचक है और यह नागरिकों, व्यापारियों और अन्य सरकारी अंगों के साथ संबंधों का रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। नेस्कॉम के अध्यक्ष स्वर्गीय देवांग मेहता के अनुसार ई गवर्नेंस मूल रूप से स्मार्ट शासन की दिशा में एक कदम है। स्मार्ट का क्या अर्थ है? स्मार्ट यानी सरल, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। सरल, नैतिक, उत्तरदायित्व, अनुक्रिया, पारदर्शी। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड 2008 नामक शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट ई प्रशासन में अंतर क्रियाओं के 4 प्रकार सुझाए। इन्हें ई प्रशासन के मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई प्रशासन के मॉडल: गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। G2C उदाहरण: कर्नाटक भूमि परियोजना, मध्य प्रदेश ज्ञानदूत, उत्तर प्रदेश लोकवाणी परियोजना, केरल है फ्रेंड्स परियोजना, राजस्थान ई मित्र योजना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उदाहरण: कर्नाटक खजाना परियोजना, गवर्नमेंट टू बिजनेस, फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय उदाहरण: स्विफ्ट पहल आंध्र प्रदेश ई सेवा। स्विफ्ट क्या है? सिंगल विंडो इंटरफेरेंस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ: पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज। लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। ई गवर्नेंस के चरण: कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन परस्पर संपर्क। भारत में ई प्रशासन को प्रोत्साहित करने के लिए पहल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया। सूचना तकनीकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यदल 1998 में गठित किया गया। केंद्र में सूचना तकनीकी मंत्रालय का गठन 1999 में किया गया। वर्ष 2000 में सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में ई प्रशासन के क्रियान्वयन के लिए 12 सूत्रीय न्यूनतम एजेंडा तैयार किया गया। सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 में पारित किया गया। भारत में सूचना तकनीकी को प्रोत्साहित करने के लिए एक सामान्य कार्य योजना तक पहुंचाने हेतु वर्ष 2000 में राज्यों के सूचना तकनीक मंत्रियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2000 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG की स्थापना हैदराबाद में की गई। वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना NEGP को मंजूरी दी गई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत वर्ष 2015 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2.0 में 13 नए मिशन मोड परियोजनाएं MMP मिशन मोड प्रोजेक्ट शामिल किए गए, जो निम्न है। पहला है ई संसद, ई विधान, वित्तीय समावेशन, कृषि, सड़क और राजमार्ग सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्रामीण विकास, सामाजिक लाभ, महिला एवं बाल विकास, अर्ध सैन्य बल के लिए सामान ITI योजना। ई भाषा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शहरी शासन, ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन। सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति NPIT को वर्ष 2012 में मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को वर्ष 2013 में अपनाया गया। ई क्रांति, राष्ट्रीय ई प्रशासन गवर्नेंस योजना 2.0 में 44 मिशन मोड परियोजनाएं MMP मिशन मोड प्रोजेक्ट और 8 समर्थन घटक शामिल हैं। ई क्रांति के अंतर्गत 8 समर्थक घटक राष्ट्रीय ई शासन योजना 2.0। पहला, मूल नीतियां, साइबर सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय आय नीति, मुक्त मानक नीति इत्यादि। दूसरा, मूल आधार संरचना, स्वान, NII, CDC, पेमेंट गेटवे, GI, मोबाइल सेवा इत्यादि। तीसरा, समर्थन आधार संरचना CSC। चौथा, तकनीकी सहायता। पांचवा, शोध और विकास। छठा, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण। सातवां, जागरूकता और मूल्यांकन। आठवां, संगठन संरचनाएं। राष्ट्रीय ई प्रशासन सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG राज्य सरकारों के साथ मिलाकर वर्ष 1997 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है। इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता। दूसरा, नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता। तीसरा, ई शासन में जिला स्तर की पहल में उत्कृष्टता। चौथा, शैक्षणिक अनुसंधान संस्थाओं द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर उत्कृष्ट शोध। पांचवा, स्टार्टअप द्वारा ई शासन समाधानों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का नवीन उपयोग। छठा, नवीन तकनीक को अपनाने में उत्कृष्टता। ई शासन पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की
सूचनाएं हैं रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंड एआरसी ऑन ई गवर्नेंस। रिकमेंडेशंस है सबसे पहले निगरानी और मूल्यांकन, तकनीकी समाधान विकसित करना, समता निर्माण और जागरूकता सृजन, व्यापार प्रक्रिया पुनर्रचना, अनुकूल परिवेश का निर्माण, ज्ञान प्रवर्धन, ई शासन के लिए कानूनी ढांचा, साझी सहायता अवसंरचना, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, परिसंपत्ति की सुरक्षा करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी। और इस तरह से 7 सेकेंड एआरसी के कुछ द्वितीय प्रशासनिक सुधार की अनुसार रिकमेंडेशंस है। पेपरलेस ऑफिस की शुरुआत। ई ऑफिस राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना। पहला है नोडल विभाग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। दूसरा संचालन कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा। तीसरा उद्देश्य केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के कार्य प्रवाह के तंत्र और सहयोगी कार्य पद्धति नियम पुस्तिकाओं के माध्यम से कार्यात्मक कुशलता में महत्वपूर्ण सुधार लाना। ई गवर्नेंस के मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। पहला है सामान्य सूचना मॉडल ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ई गवर्नेंस का पहला काम सरकार की उन सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना जो पहले उपलब्ध हैं। सेकंड है क्रिटिकल सूचना मॉडल यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मॉडल। अन्य नाम है कार्योन्मुखी मॉडल, एक्शन ओरिएंटेड मॉडल। किसी विशेष समुदाय समूह के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रसंस्कृत सूचनाओं को उपलब्ध कराना। प्रसार प्रचार मॉडल, एडवोकेसी मॉडल। इसमें नागरिक समाज और विशेष तौर पर गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किसी सार्वजनिक मुद्दे को जनता के बीच प्रसारित किया जाता है। इससे सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। अंतरक्रिया मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल। उपयुक्त तीनों मॉडल का समन्वित रूप सामान्य सूचना मॉडल, क्रिटिकल सूचना मॉडल, प्रचार प्रसार मॉडल। सरकार के कार्यों में आम लोगों की भागीदारी को बेहतर करने हेतु आम व्यक्ति सरकारी अधिकारी से सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 6C मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। कंटेंट विषय वस्तु, कॉम्पिटेंस कुशलता, कनेक्टिविटी, साइबर लॉ साइबर कानून, सिटीजन इंटरफेरेंस नागरिक अंतरक्रिया और कैपिटल यानी पूंजी। डिजिटल भारत डिजिटल इंडिया। भारत में वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने समूचे प्रशासन, सरकारी सेवाओं तथा दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन करने की योजना को लोकप्रिय रूप से डिजिटल इंडिया का नाम दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें मूल रूप से 3 मुख्य क्षेत्रों की एरियाज पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्य क्षेत्र क्या क्या है? डिजिटल संरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। मांग के अनुरूप शासन एवं सेवाएं उपलब्ध कराना। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डिजिटल उपलब्धता को बढ़ावा देना। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं। सबसे पहले ब्रॉडबैंड हाईवेज, ब्रॉडबैंड राजमार्ग, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सप्रेस प्रोग्राम, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार। ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। प्रारंभिक फसल कार्यक्रम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण लक्ष्य शुद्ध शून्य आगाज यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट्स। नौकरियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, IT फॉर जॉब्स, सभी के लिए सूचना इन्फॉर्मेशन। अन्य प्रयास डिजी लॉकर, यह नागरिकों को उनके निजी दस्तावेजों को पब्लिक क्लाउड में सुरक्षित रखने के लिए कागज विहीन टूल उपलब्ध कराता है। मेरी सरकार यानी माई गवर्नमेंट साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर देश के सहभागितापूर्ण अभिशासन में मदद करता है। डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट, उदाहरण भीम ऐप, भीम आधार, भारत QR कोड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ऑल कलेक्शंस। तो ई अस्पताल, टेली मेडिसिन, ई मतदान, ई कोर्ट, ई पंचायत, ई शिक्षा। ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं? उत्तरदायी सरकार, नौकरशाही की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम, सामूहिक भागीदारी, विश्वास, कम खर्चीला। 25 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 25 और 26 नवंबर 2022 को जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले में कटरा शहर के करियाल में मां वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। विषय थीम नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना, ब्रिंगिंग सिटीजन, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर।